वन। एक्सक्यूज मी। सबसे खतरनाक जादुई जंगल, जहाँ एक सेकंड के लिए भी पलक झपकाना मौत को बुलावा देने के समान था। उस जंगल में नोवा त्रिपा पत्तियों के हीलिंग इफेक्ट के दौरान स्थिर पड़ी थी और उसके सामने था पूरी दुनिया का सबसे जहरीला 5 फन वाला सांप पंचम। पंचम जो अपने अंदर 100 सालों का जहर संभाले हुए था, जिसका जहर इतना खतरनाक था कि एक फनकार से एक गांव को खत्म कर दे। माया ने पंचम का टारगेट कावेरी का धड़ उसकी आंखों में आखिरी तस्वीर के रूप में भेजा था और पंचम अपने 5 फन फैलाए अपने टारगेट कावेरी के शरीर, यानी जो अब नोवा का शरीर था, पर हमला करने को तैयार था। नोवा का शरीर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस सांप को अपने ठीक सामने देख पा रही थी। नोवा ने मन ही मन सोचा, अब बस यही कमी रह गई थी, ये मेरा शरीर ना हुआ जहर की फैक्ट्री हो गई। पहले माया का दिया जहर, उसके बाद धातु का, और अब ये भी अपना जहर इसी फैक्ट्री में डालने आ गया है। नोवा, ऐसे पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। उठ उठ, वरना ये सांप तुझे बड़े आराम से बार बार डसता ही रहेगा। नोवा ने अपने शरीर में शक्ति जुटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका लकवाग्रस्त शरीर हिलने का नाम नहीं ले रहा था। सांप धीरे धीरे रेंगते हुए नोवा के शरीर पर चढ़ा और उसकी छाती पर बैठ गया। नोवा के चेहरे से उस सांप की दूरी मुश्किल से 2 इंच भी नहीं होगी। अब ये क्या मेरे घायल खराब चेहरे को डसेगा? यही शायद तेरा अंत था नोवा। घोर अघोर मेरा अंत हुआ। मेरे लिए दूसरी बॉडी तैयार रखना। गुड बाय। ये कहकर नोवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। नोवा अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार ही थी कि वहां एक अजीब घटना घटी। तमस वन के घनघोर जंगल में, जहां इस वक्त नोवा और पंचम सांप के अलावा कोई नहीं था, एक पत्थर नोवा से कुछ दूर आकर गिरा। पंचम का ध्यान भटका और वो उस पत्थर की दिशा में रेंगता हुआ चला गया। अब तक नोवा के सिर और पैरों में जान वापस आ चुकी थी। नोवा को आश्चर्य तो हुआ कि ये पत्थर कौन फेंक सकता है, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से जाने के लिए उठी। नोवा वहां से भागने ही वाली थी कि नोवा को अपने ठीक पीछे फुफकारने की आवाज सुनाई दी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक वो सांप पीछे से झपटा और नोवा को टांग पर काट लिया। नोवा को ऐसा दर्द हुआ जैसे कई लाख सुइयां किसी ने एक साथ उसके शरीर में घोंप दी हों। गलत किया, पीछे से वार किया, गलत किया। अब इस सांप के पाप का हिसाब लूंगी मैं। नोवा के अंदर के गुस्से ने जैसे उसका पूरा चेहरा ही बदल दिया था। उसकी आंखों की पुतलियों ने प्रकाश का रूप ले लिया था। उसकी बॉडी किसी वॉरियर की तरह स्टिफ हो गई थी। उसने तेजी से पलटकर एक हाथ से सांप का सिर और दूसरे हाथ से उसके शरीर का 7वां इंच पकड़ लिया। ये सांप के पिछले पूंछ की तरफ का हिस्सा था। नोवा को पता था कि ऐसे पकड़ने से सांप हिल नहीं सकता। हुआ भी यही। पंचम गुस्से में फुफकार रहा था। उसका जहर भी उड़कर आसपास गिर रहा था। जिस पेड़ पर भी वो जहर गिरता, वो तुरंत झुलस जाता। कावेरी के घायल और कमजोर शरीर में आई नोवा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सांप को पकड़े हुए थी। नोवा ने सोचा, ऐसे पकड़े रहने से ये सांप नहीं मरेगा, इसकी गर्दन को पकड़ना होगा। नोवा अपना एक हाथ धीरे धीरे पंचम के मुंह के ठीक नीचे ले गई, जबकि दूसरे हाथ से पूंछ पकड़ी रही। फिर अपनी उंगलियों से जोर लगाकर उसने पंचम की गर्दन को दबा दिया। एक तेज आवाज गूंजी और सांप का 30 फीट का शरीर बुरी तरह मरोड़ खा गया। सांप ने जोर से आखिरी बार फुफकारा। उसका शरीर कुछ देर तड़पा और फिर ढीला पड़ गया। नोवा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, उफ, मर गया, अब जाकर शांति मिली। एक बात समझ नहीं आई, आखिर किसने फेंका था वो पत्थर? कौन था जिसके लिए जरूरी था कि मैं जिंदा रहूं? कोई दोस्त या दुश्मन? एक और नजर थी जिससे नोवा अब तक अनजान थी। माया की पालतू चिड़ी, जो अपनी मालकिन माया को ये बुरी खबर देने कपिला पैलेस के लिए निकल चुकी थी। इधर कपिला महल में माया कावेरी के प्यार राजकुमार रघुवीर से मिलने उसके कमरे में गई। माया को विश्वास था कि राजकुमार कभी भी ये नहीं पहचान पाएगा कि उसके सामने खड़ी राजकुमारी कावेरी असल में माया है। राजकुमार रघुवीर अभी अभी शाही स्नान से होकर आया था। उसके बाल अब भी भीगे हुए थे। वो बस तैयार होने ही जा रहा था, इस बात से बेखबर कि माया दरवाजे पर खड़ी उसे निहार रही थी। माया ने रघुवीर को देखते ही सोचा, उफ,
कितने खूबसूरत हैं राजकुमार रघुवीर। इन्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। अपना चेहरा, अपनी पहचान हमेशा के लिए मिटा दी। इतनी नेक दिल राजकुमारी कावेरी का चेहरा बिगाड़कर मरने के लिए छोड़ दिया। इतना कुछ करने के बाद मेरा नहीं तो और किसका हक है रघुवीर के प्यार पर। माया रघुवीर की तरफ आगे बढ़ी। उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। तभी माया का हाथ एक मिट्टी के गुलदस्ते पर पड़ा और वो गिरकर टूट गया। इस आवाज से रघुवीर चौंक कर मुड़ा और अपने सामने कावेरी को खड़ा पाया। लेकिन माया को रघुवीर की आंखों में खुशी कम और शक ज्यादा दिखाई दे रहा था। और रघुवीर के अगले सवाल ने माया को और भी चिंता में डाल दिया। कावेरी, सब ठीक तो है ना? माया के लिए ये पल किसी परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि कावेरी का रूप धारण करने के बाद वो पहली बार रघुवीर से मिलने आई थी। उसके दिल में डर था कि कहीं रघुवीर उसे पहचान ना ले। माया ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, क्यों क्यों पूछ रहे हो? रघुवीर माया के पास आया और बड़े प्यार से माया के गाल सहलाते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे कमरे में हमारी एंगेजमेंट के बाद ही आओगी, इसलिए तुम्हें पहली बार मेरे कमरे में देखकर मैं चौंक गया। माया को समझ में आ गया था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसके पास राजकुमारी कावेरी का चेहरा तो था, लेकिन उसकी यादें नहीं थी। माया ने सोचा, अगर मैंने इस बात को यही नहीं संभाला तो रघुवीर को शक हो जाएगा। माया ने बड़े प्यार से रघुवीर के गले में बाहें डालते हुए इतरा कर कहा, हाँ कहा तो था, लेकिन अपने हैंडसम राजकुमार से दूर नहीं रह पाई। राजकुमार रघुवीर के सामने खड़ी कावेरी बदली बदली सी लग रही थी। उसने कावेरी का इतना बोल्ड अंदाज कभी नहीं देखा था। माया रघुवीर को ऐसे शक की नजरों से देखते हुए घबरा गई। माया ने कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, गलत नहीं, बस थोड़ी बदली सी लग रही हो। ऐसे तो मेरा हाथ पकड़ने पर भी शर्म से लाल हो जाती थी, और अब? कावेरी ने पकड़े जाने के डर से तुरंत अपना सुर बदला। तुम तो पकड़े गए राजकुमार। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि अगर मैंने थोड़ी भी ढील दी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम वाकई में बहुत साफ दिल के इंसान हो राजकुमार। अच्छा तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर माया वहां से निकल गई। माया को जाते देखकर रघुवीर ने अपने आप से कहा, लगता है मैंने कावेरी का दिल दुखा दिया, लेकिन मुझे क्यों वो इतनी बदली बदली लग रही थी? या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ? अपनी इतनी खूबसूरत राजकुमारी पर शक कैसे कर सकता हूँ? इधर कमरे से निकलते ही माया दांत पीसते हुए खुद से बोली, माया अपनी हवस को संभाल, खुद की तरह नहीं उस बोरिंग कावेरी की तरह सोच। मुझे आगे से बहुत ध्यान से पेश आना होगा राजकुमार के सामने। इधर महल में माया ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर चिड़ी पर पड़ी और उसकी आंखों में खून उतर आया। और उधर तमसवन में नोवा के शरीर में जहर और बढ़ गया था। पहले ही उसके शरीर में माया का दिया जहर था और पंचम के काटने से जहर की मात्रा कई गुना बढ़ गई थी। हाँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उस स्पेशल बूटी काटक की तलाश करनी ही होगी। काटक ये वो बूटी थी जिसको एक खास तरीके से खाने से दुनिया का सबसे जहरीला जहर भी कट जाता था। नोवा लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और तमसवन के इनर सर्कल में प्रवेश कर गई। तमसवन का इनर सर्कल आउटर सर्कल से भी अधिक जादुई था। जो पेड़ मजबूत दिखाई देता वो छूने पर रबर की तरह लचीला निकलता था, और जो झाड़ी एकदम कमजोर दिखाई देती थी उसे काट कर आगे बढ़ने में घंटों लग जाते थे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए नोवा की आंख अचानक चमकी। उसे वो दिखाई दिया, गुलाबी पत्तियों वाला पीला फूल। काटक, यही तो काटक है, मुझे इसके बीज चाहिए। नोवा ने वो फूल तोड़ा और उसके बीज निकाल लिए। लेकिन नोवा की मुसीबत यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। नोवा को पता था कि इस बीज को बिना आग में जलाए खाने से कुछ असर नहीं होगा। लेकिन इस जंगल में जहां अब भी ओस की बूंदें थीं, वहां भला वो आग कैसे जलती? नोवा ने दिमाग लगाया और उसे अघोर की एक स्किल ध्यान में आई। नोवा ने कहा, अगर थोड़ी भी सूखी लकड़ियां मिल जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। उफ, घोर अघोर, ये कहाँ फंसा दिया। क्या काम करने की ट्रेनिंग ली थी मैंने और क्या कर रही हूँ? लड़ाकू से लकड़हारा बन गई। अभी भी थोड़ी रोशनी थी, इसलिए उसने एक सूखा पेड़ ढूंढा और सबसे पुराना तरीका अपनाकर आग जलाने लगी।
मगर नमी की वजह से आग जलाने में उसे 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया और इस चक्कर में उसके हाथों में छाले भी पड़ गए थे। लेकिन आखिरकार नोवा की मेहनत सफल हुई। आग जल गई। उसने तुरंत एक टहनी को छीलकर उसमें बीज डाले और उसे भूनकर खा लिया। नोवा ने कहा, इस बूटी का असर होने के लिए पूरी 1 रात लगेगी। बूटी पेट में जाने से थोड़ी भूख भी मिट गई है। ऐसा करती हूँ, सो जाती हूँ। अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। ये कहकर नोवा एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई और वहां एक आरामदायक डाली ढूंढकर वहां लेट गई। उसे ये नहीं पता था कि पास के एक पेड़ पर एक काली परछाई चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो काली परछाई किसी और की नहीं बल्कि आर्यमान की थी। आर्यमान की गहरी काली आंखों में हल्की हैरानी झलकी। उसे इस छोटे से भिखारी से फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि तमस वन के खतरे को देखकर वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन किसे पता था कि वो अकेले ही जंगल के अंदर तक आ पहुंचेगा, जैसे उसे यहाँ के खतरे का एहसास ही ना हो। हाँ, एक परेशानी आई थी, लेकिन आर्यमान ने पत्थर फेंककर उस लड़के को बचने का मौका दिया था। आर्यमान का स्वभाव ठंडा और बेरुखी से भरा था, इसलिए आमतौर पर वो नोवा, जो एक भिखारी लड़के के भेष में थी, उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन न जाने क्यों उसने वहां से जाने के बजाय छुपकर उसे देखने का फैसला किया और इस भिखारी लड़के की आग जलाने के तरीके से वो काफी चौंक गया था। क्या सिर्फ लकड़ी रगड़ने से आग जलाई जा सकती है? इस छोटे भिखारी का तरीका तो बिल्कुल ही अनोखा था। एक बड़ी लकड़ी में छेद करके छोटी लकड़ी डालकर लगातार रगड़ने से आग पैदा हुई थी। इतनी मेहनत के बाद भी वो भिखारी लड़का इतना निश्चिंत था कि आर्यमन यहाँ से भी उसके खर्राटों की आवाज सुन सकता था। कैसा लापरवाह लड़का है, भेड़ियों की आवाज के बीच भी खर्राटे मारकर सो रहा है। अगली सुबह जंगल में पक्षियों की चहचहाहट सुनकर नोवा की नींद खुली। अधजगी हालत में उसने दोनों हाथ फैलाए, अंगड़ाई ली और जम्हाई ली और फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। आ! वो जोर से चिल्लाई और पेड़ के नीचे घास और मिट्टी में जा गिरी। नीचे गिरते ही नोवा उल्टियां करने लगी। आर्यमान ने जो देखा उसके पैर जम गए। ये कोई नॉर्मल उल्टियां नहीं थी। नोवा नीले रंग के खून की उल्टी कर रही थी। आर्यमान दौड़कर नोवा के पास गया। नोवा ने आर्यमान को देखा और कहा, आर्यमान तुम आ गए। इतना कहते ही नोवा की आंखें बंद हो गईं। आर्यमान और नोवा के बीच आखिर क्या संबंध था? आर्यमान की नजरें लगातार नोवा पर क्यों टिकी थी? उसके पीछे असली मकसद क्या था? क्या प्रिंस रघुवीर अपने शक को साबित करने की कोशिश करेगा या माया उसे धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? क्या होगा माया का अगला कदम जब कावेरी के जिंदा होने की खबर उस तक पहुंचेगी? नोवा ने जड़ी बूटियों को पीस कर खाया और फिर खून क्यों उगल दिया? क्या ये किसी बड़े खतरे की ओर इशारा करता है? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।